हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। आज हम अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन सॉफ्टवेयर में एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर ये वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एसटीएलसी मॉडल बताया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने देखा था कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और एसटीएलसी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। तो आज से हम अपने जो एसटीएलसी के मॉडल्स हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला मॉडल है वो वाटरफॉल मॉडल है। बेसिकली जो एसटीएलसी के मॉडल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि डिफरेंट आप जब एक इंडस्ट्री में होते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अब जब आप कोई कंपनी में काम करेंगे तो आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के जो यूज़र्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और वो उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कोई मैनेजमेंट होता है, कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक कोई इस तरह के मुख्तलिफ मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुख्तलिफ मॉडल्स डिज़ाइन किए गए, जिसमें आज हम जो बेसिक और सबसे आसान और ईजीएस्ट मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि वाटरफॉल मॉडल है। तो आज की जो हमारी वीडियो की आउटलाइंस है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर वाई वी नीड वाटरफॉल मॉडल, यानी हमें वाटरफॉल मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और इसके फेजेस स्टेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं और आखिर हमें वाटरफॉल मॉडल कब यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें वाटरफॉल मॉडल जो है हमें उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो बेसिकली वाटरफॉल मॉडल नीडेड व्हेन द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ एंड इजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडल। बेसिकली जो वाटरफॉल मॉडल था वो बेसिकली सिंपल से जो इजी आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए वाटरफॉल मॉडल को डिज़ाइन किया गया। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है मुझे एक सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम चाहिए, ठीक है, यानी कोई मुख्तलिफ जिस तरह आप गेम कहते हैं, कैसीनो रोलेट है, ठीक है, लाइक लूडो गेम है, डिफरेंट गेम्स है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इस तरह की डिफिकल्ट गेम्स नहीं, मुझे सिंपल एक ईजीएस्ट गेम चाहिए, लाइक नंबर गेसिंग गेम है। यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्पेसिफिक है और डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं और ईजी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये लाइक ईजी टू अरेंज टास्क हो उसके अंदर, ठीक है, लाइक उसमें अंदर प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो प्रोसेस है और वो रिजल्ट है वो ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उनको हैंडल करने के लिए बेसिकली वाटरफॉल मॉडल को डिज़ाइन किया गया। तो इस वजह से हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं। ईच फेज हैज़ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स एंड आर रिव्यू प्रोसेस, फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीट वन एट अ टाइम। ओके, वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड। ओके, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जिस ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि छोटे होते हैं और जल्दी विद इन टाइम पूरे हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, और उनमें क्या होता है, हर जो फेज़ होता है वो एक दूसरे से लिंक भी होता है और वो ईजी होता है, या एक नो एम्बिग्विटी होती है। तो उसको हैंडल करने के लिए वाटरफॉल मॉडल को डिज़ाइन किया गया। ईजी टू अरेंज टास्क, प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। अब हम देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल बेसिकली होता क्या है। तो वाटरफॉल मॉडल, ये आपने जो पिछली अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एसटीएलसी बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको फेजेस और स्टेजेस बताए थे, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस है, ठीक है, और उसके अंदर प्लानिंग। ये दो जो थे स्टेजेस थे, इनको मैंने इसके कंबाइन करके एक ही स्टेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस में क्या होता है। बेसिकली प्लानिंग होती है और यूज़र से रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि आखिर वो अपने इस प्रोजेक्ट में क्या करवाना चाहता है। लाइक अगर वो वेबसाइट बनवाना चाह रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम और उसके बाद मेंटेनेंस। ये जो 6 फेजेज हैं, ठीक है, इन फेजेस में क्या आप देख सकते हैं एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही है, लाइक ऊपर से नीचे। सेम लाइक एक वाटरफॉल आपने देखा होगा, लाइक आबशार है, ठीक है, तो इसमें क्या है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। अब मैं अगर आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, अब मैं चाहता हूं कि पानी नीचे से ऊपर जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यही वाटरफॉल मॉडल की जो खासियत है कि वो जो वाटरफॉल मॉडल है इसके अंदर नीचे से, जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन में, नीचे से पानी तो ऊपर नहीं ना जा सकता। इसी तरह हम एक फेज पर जब आ जाते हैं तो हम उससे बैकवर्ड नहीं जा सकते। जब हम एक फेज से, फॉर एग्जांपल मैं अब इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग पढ़ूं तो अब मैं वापस रिवर्स में नहीं जा सकता। यही वाटरफॉल मॉडल की जो स्पेशलिटी है और इसी की वजह से इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा गया। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल बेसिकली है क्या। द वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस। ये सबसे बेसिक और इजी जो फर्स्ट वाटरफॉल मॉडल था वो डिज़ाइन किया गया, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स तो नहीं होते थे। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज अ लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। अब देखिए, लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल का मॉडल का मतलब क्या है, यानी कि एक जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर स्टेप हर फेज़ कंप्लीट होगा उसके बाद ही अगला फेज़ कंप्लीट होगा, ठीक है। इसमें कोई रिवर्स नहीं है कि मैं अभी मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग पे हूँ तो मैं वापस रिवर्स पर सिस्टम डिज़ाइन पर आ जाऊँ, ठीक है। अभी मैं फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम पे आऊँ, उसके बाद मैं दोबारा से रिक्वायरमेंट्स यूजर से पूछना चाहूँ। लाइक रैंडमली आप किसी भी स्टेज के ऊपर नहीं जा सकते। सीक्वेंशियल प्रोसेस होगा, एक फेज कंप्लीट होगा उसी के बाद दूसरा फेज कंप्लीट होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू
it is very simple to understand and use in a waterfall model. Each phase must be completed before the next phase and can begin and there is no overlapping in these phases. इसका क्या मतलब है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट यूज़र से गेट कर ली जाएंगी उसके बाद ही सिस्टम डिज़ाइन होगा. ये नहीं होगा कि यूज़र से एक पूछ लिया कि आपने क्या बनाना है, उसने कहा वेबसाइट बनानी है तो हमने साथ ही सिस्टम डिज़ाइन कर लिया. ठीक है, उससे पहले कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी कि आपने वेबसाइट में क्या क्या बनवाना है, इसमें लॉगिन पेज कौन सा है, सिस्टम पेज कौन सा है, अबाउट का पेज कौन सा है, कॉन्टैक्ट का पेज कौन सा है, तो आपको कौन कौन से पेजेस चाहिए. ठीक है, और इसमें कलर, बॉर्डर, हेडर, फूटर, तमाम जो चीज़ है उनका सबकी रिक्वायरमेंट्स जब पूछ ली जाती हैं उसके बाद ही सिस्टम डिज़ाइन पर आते हैं. ठीक है, यानी हर फेज़ कंप्लीट होता है उसके बाद ही नेक्स्ट फेज़ पे जाता है. ठीक है, और उसके बाद है द वाटरफॉल मॉडल इज़ द अर्लीस्ट SDLC अप्रोच दैट वाज यूज फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अर्लीस्ट जो मॉडल है वो है, अप्रोच है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो. ठीक है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो. द वाटरफॉल मॉडल इलस्ट्रेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो. ठीक है, लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो यानी कि क्या मतलब है? लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ऊपर से लेकर नीचे, जैसे आप शायद आपको ये साइड पर एक पिक दिख रही होगी. ठीक है, इसमें पानी ऊपर से नीचे आ रहा है. ठीक है, इसी से इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा गया, क्योंकि एक प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर दोबारा नहीं आया जाता. यानी अब मैंने फॉर एग्जाम्पल अब मैं डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम पे आ गया हूँ, यानी कि मैं जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज़ करने लगा हूँ, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं दोबारा से यूज़र से रिक्वायरमेंट्स पूछ लूँ कि यार वो तो मैंने पूछा ही नहीं, अब मैं उसको रिकवर कर लूँ. ठीक है, तो एक प्रोसेस होगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, फिर स्टेप 5, फिर स्टेप 6. ठीक है, लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल ये मॉडल है. इसी की वजह से इसको वाटरफॉल मॉडल और लीनियर सिक्वेंशियल वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं. दिस मीन्स दैट एनी फेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिंस ओनली इफ द प्रीवियस फेज इज कंप्लीट. इन दिस वाटरफॉल मॉडल द फेजेस डू नॉट ओवरलैप. ठीक है, यानी कि एक फेज़ कंप्लीट होगा, लाइक सिस्टम डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, इंप्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग स्टार्ट हुई. अभी मैं आपको ये फेजेस भी एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. ठीक है, अब मैंने वाटरफॉल मॉडल की थोड़ी हिस्ट्री बता दी और हमने ये भी देख लिया कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है. अब हम इसके वन बाय वन फेजेस देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. तो ये सबसे बेसिक था जो फेज़ है, इनिशियल फेज़ है. इसके अंदर क्या पूछा जाता है? यूज़र की तमाम पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है. लाइक अगर कोई यूज़र आता है वो कहता है मुझे कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है. ठीक है, तो आप एक वेबसाइट बनवानी है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप उससे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है आपने वेबसाइट बनानी है तो इसमें पेजेस कितने होने चाहिए, लॉगिन पेज होना चाहिए, साइन अप पेज होना चाहिए, साइन इन पेज होना चाहिए, अबाउट का पेज होना चाहिए. ठीक है, या अगर आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है तो आप उसके अंदर क्या पूछेंगे कि आपने अच्छा ये या आपकी जो सब्सक्राइबर की या अगर आपको C++ कोडिंग की एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपने इसमें क्लासेस कौन सी बनानी है. ठीक है, सब्सक्राइबर के लिए आपने बनवाना है ये जो सिस्टम है. ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ तमाम जो यूज़र से रिक्वायरमेंट्स उसकी पूछी जाती हैं. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स all possible requirements of the system to be developed are captured in this phase and documented in the requirement specification document. First of all, the requirements of the software applications are gathered from the client that what the actually clients want. यानी जो भी यूज़र अपनी फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट बनवाना चाहता है या कोई गेम बनवाना चाहता है तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होगी सबसे पहले यूज़र से वो गैदर कर ली जाएंगी. ठीक है, ताकि उसके ऊपर काम स्टार्ट किया जा सके. जब यूज़र अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर लेता है, यानी जो अपनी यूज़र जो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, तो उसके बाद स्टार्ट होता है सिस्टम डिज़ाइन फेज. अब सिस्टम डिज़ाइन फेज में क्या होता है? द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द फर्स्ट फेज आर स्टडीड इन दिस फेज एंड द सिस्टम डिज़ाइन इज प्रिपेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या किया जाता है, लाइक अगर मैं आपको एक घर की एग्जांपल दूं या एक कार की एग्जांपल दूं. ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन में इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, एक आप कार देखते हैं तो कार का सबसे पहले एक ढांचा बनाया जाता है. ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है. सबसे पहले उसका मॉडल देखा जाता है कि इस तरह इसका डिज़ाइन होगा. ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कार में देखें तो सबसे पहले उसको डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके ऊपर उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसी होगी, टायर्स कैसे होंगे. ठीक है, स्टीयरिंग व्हील, ये तमाम चीज़ें हर चीज़ देखी जाती है, इसका कैसा ढांचा बनाया जाता है, उसके बाद ही इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है. ठीक है, तो एप्लीकेशन डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में देख सकते हैं. अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में क्या होगा, सबसे पहले अगर आपने कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है. ठीक है, लाइक अटेंडेंस एक शीट बनवानी है, उसका एक सिस्टम है, तो उसमें पूछा जाएगा कि अगर किसी की कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसको साथ क्या होगा, अगर वो कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसको फ़ाइन होना है. ठीक है, इस तरह का तमाम आप एक एग्जांपल ले लें कि एप्लीकेशन डिज़ाइन में डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं. ठीक है, यानी जिस तरह आपको एक कार्ड की एग्जांपल दिया, सबसे पहले एक ढांचा बनाया जाता है, उसके बाद ही उसके ऊपर काम शुरू किया जाता है. लेकिन सिस्टम डिज़ाइन से पहले हमने क्या करना है, यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछनी है कि आखिर उसको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए. ठीक है, तो
यही है सिस्टम डिज़ाइन। लाइक जब हम रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं यूज़र से तो उसके ऊपर काम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको घर की एग्जांपल दूं तो घर बनाना अगर आप चाहें तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। आपने रिक्वायरमेंट्स बता दी, उसके बाद आपको एक स्केच बना के दिखाया जाता है, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए जाते हैं, लाइक एडोब इलस्ट्रेटर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको एक ढांचा बनाकर दिखाया जाता है कि आपका इतना मंजिला घर होगा, इतने कमरे होंगे, इतने वॉशरूम्स, इतने बेडरूम्स वगैरह, ठीक है। तो ये एक सिस्टम डिज़ाइन बनाया जाता है। जब ये तमाम डिज़ाइन बना लिया जाता है उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है। अब इंप्लीमेंटेशन को अगर मैं एक सिंपल सी वर्डिंग में बताऊं तो इसके अंदर हमारी एक्चुअल कोडिंग होती है, ठीक है। एक्चुअल कोडिंग का मतलब लाइक अगर आप ये डेमो देखें तो एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ किया जाती है। फॉर एग्जांपल सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पी एच पी है, जावा है, ठीक है, पाइथन है, पी एच पी, एस क्यू एल, माई एस क्यू एल है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है, ठीक है। अब ये जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो गेम बनवाना चाहता है, ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल कोडिंग होगी वो सी प्लस प्लस में होगी या जावा में होगी, ठीक है। अगर वो कोई वेबसाइट बनवाना चाहता है तो पी एच पी या पाइथन में होगा, ठीक है। इस तरह के वेब डेवलपमेंट में एच टी एम एल, सी एस एस, पाइथन, पी एच पी, रिएक्ट है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक्चुअल कोडिंग इस फेज में स्टार्ट की जाती है। विद द इनपुट फ्रॉम द सिस्टम डिजाइन, द सिस्टम इज फर्स्ट डिवेलप्ड इन स्मॉल प्रोग्राम कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है, विच आर इंटीग्रेटेड इन द नेक्स्ट फेज। लाइक अगर मैं आपको सिंपल सी वर्डिंग में आपको बताऊं तो क्या है, इसके अंदर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी कोडिंग स्टार्ट की जाती है। लेकिन अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो इसके लिए फ्रंट एंड बनाने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और बैक एंड कोडिंग के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बैक एंड में माइक एसक्यूएल यूज़ हो सकता है, फ्रंट एंड में बूटस्ट्रैप हो सकता है जो कि उसकी ब्यूटी को इन्हांस करेगा वेबसाइट की, ठीक है। फॉर दिस पर्पज डिवेलपर्स यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, पी एच पी, पाइथन, जावा, एच टी एम एल, सी एस एस, असेंबली etc. There are different type of developer coders like do front end coding and some do back end coding, ठीक है। लाइक बैक एंड कोडिंग भी होती है और फ्रंट एंड कोडिंग भी होती है, ठीक है। बैक एंड कोडिंग में क्या हो सकता है, यानी कि जो फॉर एग्जांपल साइन इन पेज है तो उसको हैंडल करने के लिए बैक एंड कोडिंग की जाती है, ठीक है। और फ्रंट एंड में यानी यूज़र को फ्रंट एंड में क्या दिखेगा। अब जब इंप्लीमेंटेशन हो जाती है तो इसके बाद आता है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग का फेज़। तो ये फेज़ में क्या होता है, जो यूज़र ने जब जो डेवलपर्स हैं, जो टेस्टर्स हैं, जो एक्चुअल जो डेवलपर्स हैं, जब उन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो बना लिया, ठीक है। अब उसका क्या हुआ, सिस्टम से जो यूज़र से रिक्वायरमेंट्स भी ले ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसका डिज़ाइन भी बना लिया गया, इंप्लीमेंटेशन भी हो गई है। अब आती है टेस्टिंग की फेज़। टेस्टिंग फेज़ में क्या होता है, हर पार्ट को टेस्ट किया जाता है कि वो पार्ट ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट में साइन अप साइन इन पेज होता है, ठीक है। तो इसमें चेक किया जाता है कि जो साइन अप पेज है, साइन इन पेज है, वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी अगर यूज़र वैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम डाल देता है तो क्या उसका साइन इन हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये हो रहा है कि अगर वो इनवैलिड पासवर्ड भी डाल रहा है तब भी उसका साइन इन हो रहा है, ठीक है। यानी एक जो यूज़र है वो दूसरे के अकाउंट में तो नहीं ना साइन इन हो सकता। तो ये तमाम चीज़ें किस में चेक की जाती हैं, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग में। ऑल द यूनिट्स डेवलप इन द इंप्लीमेंटेशन फेज आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिस्टम आफ्टर टेस्टिंग ऑफ ईच यूनिट। पोस्ट इंटीग्रेशन द इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड फॉर एनी फॉल्ट्स एंड फेलियर्स, ठीक है। यानी इसमें देखा जाता है इफ़ टेस्टर फाइंड सम टाइप ऑफ एरर्स दे डीबग इट, ठीक है। यानी इसमें जितने भी एरर्स वगैरह होते हैं उनको डीबग किया जाता है, ठीक है। बग का मतलब होता है एरर्स और डीबग का मतलब होता है उन एरर्स को रिमूव करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फेज में जो डीबगिंग की जाती है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, यानी हर पार्ट को देखा जाता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स को देखा जाता है, मॉड्यूल्स को। सिस्टम टेस्टिंग है, ठीक है, एज अ होल उसको देखा जाता है। इसके बाद डिफरेंट हमारे पास और टेस्टिंग की टाइप्स हैं, लाइक स्मोक टेस्टिंग है, सैनिटरी टेस्टिंग है, इंटरफेस टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है। यूनिट टेस्टिंग मानी कि हर एक एक पार्ट को देखा जाता है अलहदा करके कि ये एज अ मॉड्यूल ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में उसको तमाम एज अ होल देखा जाता है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सिस्टम टेस्टिंग में देखा जाता है कि कंप्लीट सिस्टम जब कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये कंप्लीट जब हो गया तो ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्मोक टेस्टिंग में देखा जाता है कि जब ये यूज़र को फॉर एग्जांपल एक वर्चुअली सिस्टम क्रिएट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल ये रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है, या कोई ऐप है, आपने गेम बनाई है और आपने ये प्ले स्टोर में लॉन्च कर दी है, ठीक है, रिलीज़ हो गई है। अब यूज़र ने डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट यूज़र ने बताई थी वो इसके ऊपर पूरा भी ये उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो स्मोक टेस्टिंग इस तरह की डिफरेंट जो टेस्टिंग है वो इस फेज़ में की जाती हैं, ठीक है। लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इस तरह का ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर टेस्टिंग की जाती है कि हमारा जो वैलिडेशन भी चेक की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है, हर पार्ट ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें बेसिकली जो मैंने आपको बताया जो सिस्टम जो डिज़ाइनिंग की जाती है
उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है, टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है, टेस्टिंग के बाद वो सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गेम बनाई है तो वो प्ले स्टोर में आ जाएगी, ठीक है, यानी रिलीज़ कर दी जाएगी, लॉन्च कर दी जाएगी, और कोई भी जो यूज़र है वो इसको इंस्टॉल कर सकता है। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको डोमेन मिल जाएगी और आपने वेबसाइट जो है वो गूगल इंटरनेट के ऊपर आपने अवेलेबल है, और अब वो कोई भी वो वेबसाइट देख सकता है, ठीक है, उसके थ्रू आपका कंटेंट वगैरह देख सकता है। तो डिप्लॉयमेंट में यही होता है कि जो यूज़र है उसको बता दिया जाता है कि आपको इस तरह का सिस्टम रेडी हो चुका है। वंस द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन, द प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इन द कस्टमर इन्वायरमेंट और रिलीज इनटू द मार्केट। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी, जिस तरह मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल के स्टार्ट में बताया, कभी भी एक फेज़ जब तक कंप्लीट नहीं होता दूसरा फेज़ स्टार्ट नहीं होता। इसी वजह से डिप्लॉयमेंट ऑफ द फेज़, यानी तब तक जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक क्या होगा, सिस्टम टेस्टिंग नहीं हो जाती, जब तक कि तमाम टेस्टिंग में सक्सेसफुल नहीं हो जाता। कि वो अगर फॉर एग्जांपल आपका जो सॉफ्टवेयर है वो काम ही ठीक तरह से नहीं कर रहा, तो आप वो यूज़र को क्या देंगे। इस वजह से क्या किया जाता है, डिफरेंट टेस्टिंग की जाती है और इसके बगैर डिप्लॉयमेंट नहीं की जाती। इस वजह से इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग है, ठीक है, डिफरेंट टेस्टिंग से गुजारा जाता है उस सॉफ्टवेयर को, और उसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इसके बाद भी लेट्स सपोज कि कोई एरर्स आ जाते हैं तो वो किस फेज़ में कवर किए जाते हैं, वो मेंटेनेंस के फेज़ में कवर किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट चैटिंग ऐप्स भी यूज़ करते होंगे, लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, तो सिग्नल है, टेलीग्राम है, तो इनके अंदर अपडेट्स आती रहती है। वो बेसिकली मेंटेनेंस का ही फेज़ आप समझ लें कि उसमें क्या होता है, जो उनके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई न्यू अपडेट आ जाती है, न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज आ जाती है, या अगर कोई एरर आ रहा हो तो उसको डीबग करके उसको दोबारा से अपडेट किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से आपको नोटिफिकेशन भी आता है कि आप क्या ये सिस्टम जो है हमारा अपडेट करना चाहेंगे, आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है, आप उसको इंस्टॉल करना चाहेंगे या नहीं करेंगे। तो देयर आर सम इश्यूज विद कॉम will come up in the client environment. To fix those issues, patches are released, also the enhance the product, some better versions are released, ठीक है, यानी कि better versions जो उसके आ जाते हैं तो आप अपडेट अपना जो ऐप है वो कर लेते हैं। इसी तरह मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अपडेट होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस इज डन टू डिलीवर दीज चेंजेस इन द कस्टमर इन्वायरमेंट, ठीक है। मेक श्योर दैट द एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग इन द रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट, ओके। In case the user encounters and defects, make sure to note and fix the issues faced. ओके, सो इसके बाद ये तमाम फेजेस से इसके बाद हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। वाटरफॉल मॉडल की एप्लीकेशंस स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मॉडल है वो बिल्कुल इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसी वजह से इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर यानी कि यूज़ होता है। रिक्वायरमेंट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड, क्लियर एंड फिक्स, यानी कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो वेल डॉक्यूमेंटेड हो, क्लियर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उनके अंदर ये वाटरफॉल मॉडल यूज़ हो जाता है। इसी के अलावा प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इज नॉट डायनेमिक, देयर आर नो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यानी कि डिफरेंट, आप फॉर एग्जांपल पबजी एक गेम है, ठीक है, उसकी कोडिंग काफ़ी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर गेम्स। लाइक अगर आप नंबर गेसिंग गेम की एग्जांपल लें तो वो नंबर गेसिंग गेम में एक ही ज़्यादा से ज़्यादा पेज होगा, ठीक है, अगर यूज़र सही गेस कर लेता है तो उसका स्कोर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा एम्बिग्यूटी नहीं है, जिनके अंदर जो प्रोजेक्ट शॉर्ट हैं, उनके अंदर जो प्रोडक्ट डेफिनेशन है वो स्टेबल है, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, उनके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, तो उनके लिए वाटरफॉल मॉडल बेस्ट है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सिक्वेंशियल फ्लो है। ये एक जो फेज़ है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता दूसरा फेज़ स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इट इज़ ईजी टू मैनेज है, इट वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स एंड लो बजट प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड, क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस एंड वेल अंडरस्टूड, इट इज़ ईजी टू अरेंज टास्क, प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, यानी कि जो तमाम टास्क हैं वो ईजी अरेंज हैं। आपको पता है कि ये मेरी जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने इसको फुलफिल करना है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। तो इसके लिए वाटरफॉल मॉडल बहुत बेनिफिशियल है और इसकी ये एडवांटेजेस हैं कि ईजी टू मैनेज है, ठीक है। अब जैसा कि आपको बताया मैंने कि अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं, तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेज, पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। इसका क्या मतलब है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक एक फेज़ कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा फेज़ स्टार्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं हो, टाइम जो है उसके लिए ज़्यादा, अगर फॉर एग्जांपल किसी जो प्रोजेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए तो उसके लिए ये बेस्ट नहीं है। इसी तरह क्या है, अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्ग है तो उसके लिए भी बेस्ट नहीं है। अगर किसी प्रोजेक्ट का बजट हाई है तो उसके अंदर लिए भी ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि हमने एडवांटेजेस में देखा है कि इट इज़ वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर एंड लो बजट प्रोजेक्ट्स। तो इसका क्या मतलब है, लो बजट प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है।
के बाद है हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसका इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर एक भी स्टेप में, एक भी फेज़ में कोई गलती आ गई तो तमाम जो आपका प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्योंकि इसमें रिवर्स प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है, सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल है ये। एक प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा स्टार्ट नहीं होगा, और अगर दूसरा कंप्लीट हो गया तो आप पहले के ऊपर वापस नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल अब मैंने यूज़र से पूछ लिया कुछ भी, ठीक है, और मैंने उसका सिस्टम डिज़ाइन में बना लिया। अब यूज़र कह रहा है कि मुझे इसके अंदर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन चाहिए, लेकिन अब क्या है कि मैं वापस नहीं आ सकता, मैं रिवर्स पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं सिस्टम डिज़ाइन बना चुका हूँ, मैं दूसरे फेज़ पर आ चुका हूँ, तो मैं पहले फेज़ पर दोबारा नहीं आ सकता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसी तरह नोट अ गुड मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स कैन नॉट अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये मैं आपको दोबारा से एक बता दूं कि सबसे पहले क्या है, ये जो एक एक जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, यूज़र से रिक्वायरमेंट पूछी जाती हैं, फिर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसका एक ढांचा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, और जब सिस्टम डिज़ाइन की जो यूज़र है वो वेरिफिकेशन कर देता है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में कोडिंग होती है जिसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद टेस्टिंग की जाती है कि जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सिस्टम टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर दिया जाता है। और सॉफ्टवेयर रिलीज़ करने के बाद भी अगर कुछ यूज़र क्लाइंट जो है वो फेसेस करता है कुछ एरर्स, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, या अगर कुछ उसने इंक्रीमेंट करवाना हो तो क्या किया जाता है, उसका अपडेटेड वर्जन लाया जाता है जो मेंटेनेंस के फेज़ में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल है जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये रिवर्स पर नहीं जा सकता, इसी वजह से इसका नाम वाटरफॉल मॉडल है। आप साइड पर जो पिक है उसमें भी देख सकते हैं कि पानी ऊपर से नीचे आता है आबशार में, हमेशा नीचे से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, तो इसी वजह से इसको वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है। अब जो लास्ट चीज़ है वो है व्हेन टू यूज़ द वाटरफॉल मेथडोलॉजी, यानी कि वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कैसे कहाँ किया जाए, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत हैवी गेम्स बनाई जाती हैं, सिस्टम या एम्बेडेड सिस्टम्स बनाए जाते हैं, तो इसमें हम कैसे पता चलेगा कि हमने वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस सिस्टम में करना है, किस सॉफ्टवेयर में करना है। तो उसका स्ट्रेट आंसर है कि the waterfall methodology prevails when the project is constrained by cost and time and the requirements and scope are well understood. In these cases, the waterfall methodology provides a set of processes that are built on the principle of approval of the previous state. यानी कि आपको इंग्लिश सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो वाटरफॉल मेथडोलॉजी उस सॉफ्टवेयर, उस डिज़ाइन के लिए बेस्ट है जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कोई एम्बिग्यूटीज़ ना हो, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है, उसके अंदर कॉस्ट कम हो, टाइम हमें कम लगे, हमें पता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल $100 के अंदर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ठीक है, हमारे पास जितने भी जो सिस्टम डेवलपर्स हैं वो तमाम के इसको कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है, और इसके अंदर कम कॉस्ट आएगी और हमें प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, और ज़्यादा कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यूज़र को ये पेजेस चाहिए, इसके अंदर ये डिज़ाइन चाहिए, तो उस हाल में, उस स्टेज में ये जो वाटरफॉल मेथडोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। ये उस केस में बेस्ट नहीं है जहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो या हाई कॉस्ट बजट का अगर आप कोई प्रोजेक्ट देना चाहते हैं तो उसके अंदर ये वाटरफॉल मॉडल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क ही है ना कि एक फेज़ पर हम आ गए तो हम पिछले वाले फेज़ पर नहीं आ सकते, ठीक है, तो इस वजह से वाटरफॉल मॉडल उस केस में बेस्ट नहीं है। तो आज हमने देखा कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और वाटरफॉल मॉडल की स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, और वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और वाटरफॉल मॉडल कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं यूज़ करना चाहिए तो इसकी क्या इसके इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो आज हमने वाटरफॉल मॉडल का तमाम हमने हिस्ट्री भी देखी है, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके अंदर हम डिफरेंट मजीद प्रोजेक्ट्स जो मॉडल्स हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें एजाइल मॉडल होगा, स्पिरल मॉडल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगे तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा।